powered by ITIL. तारीख 30 नवंबर 1989, जगह अमेरिका का फ्लोरिडा। रिचर्ड मैलरी नाम का एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था जिसकी उम्र 51 साल थी। रिचर्ड दिन भर का काम खत्म करके घर लौट रहा था। कुछ दूर बढ़ा ही था कि उसे सड़क किनारे हवा में एक हाथ लहराता दिखा। गाड़ी रोकने पर एक 33 साल की महिला उसके पास आई और पैसों के बदले रात साथ गुजारने की बात उसने की। रिचर्ड ने उस महिला की बात मान ली। पूरी रात दोनों ने शराब पी, गांजे का नशा किया। घूमते घूमते सुबह के 5 बज चुके थे दोनों को, और वो फिजिकल होने ही वाले थे कि रिचर्ड ने कह दिया कि मेरे पास तुम्हें देने को पैसे नहीं हैं पूरे। अब इतना सुना कि महिला भड़क गई। दोनों के बीच बहस हुई और रिचर्ड को गुस्सा आया और उसने महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। इसी बीच महिला को पास में पड़े एक बैग में बंदूक दिखाई दी। उसने बंदूक निकाली और रिचर्ड को गोली मार दी। गोली सीधे रिचर्ड की छाती में लगी और वो बचकर निकलने की कोशिश करने लगा। तभी उसे दूसरी गोली लगी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। 6 गोलियां और रिचर्ड की मौत हो गई। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जहां आज कहानी अमेरिका की उस फीमेल सीरियल किलर की जिसने एक एक कर 7 आदमियों को मौत के घाट उतारा। कई घंटे बीत जाने के बाद भी जब रिचर्ड घर नहीं पहुंचा तो परिवार वालों को चिंता हुई। पुलिस स्टेशन में उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस रिचर्ड की तलाश शुरू करती है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी रिचर्ड का कोई सुराग नहीं मिला। परिवार वालों ने पुलिस पर दबाव बनाया। खोजबीन और तेज हुई, फिर भी रिचर्ड की जानकारी नहीं आई कोई। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। फिर एक रोज़ पुलिस को फ़ोन आया। किसी ने बताया कि वोलिसोवा काउंटी के पास चटाई से ढकी हुई एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। पता चला कि ये रिचर्ड ही है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और डॉक्टर ने बताया कि 2 गोलियां छाती पर और 4 पीछे गर्दन पर मारी गई। ये भी बताया गया कि हो सकता है कि हत्या बदले के मकसद से की गई हो। लगा कि चलो आखिरकार रिचर्ड का केस क्लोज होने वाला है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। रिचर्ड के बाद बैक टू बैक ऐसी 6 और हत्याएं हुई जिन्होंने पूरे अमेरिका के होश उड़ा दिए थे उस वक्त। रिचर्ड के केस को कुछ महीने बीते कि 1 जून 1990 को पुलिस को एक और लाश मिली। मरने वाले का नाम डेविड स्पियर। 43 साल का डेविड एक मजदूर था। चौंकाने वाली बात यह कि डेविड की मौत भी हूबहू रिचर्ड की तरह ही गोली मारकर हत्या हुई। पैटर्न वही था, 4 गोलियां सीने पर, 2 गर्दन के पीछे। साफ पता चल रहा था कि दोनों हत्याओं का कातिल एक ही शख्स हो सकता है। हत्या के बाद डेविड की गाड़ी और पैसे भी गायब थे। पुलिस अभी डेविड के कातिल की तलाश में लगी ही थी कि 5 दिन बाद ही, यानी कि 6 जून 1990 को पुलिस को एक और डेड बॉडी मिल गई। इस बार मरने वाले 44 साल का चार्ल्स काक्सटन था, जो एक रेडियो वर्कर था। चार्ल्स को 9 बार गोली मारी गई। उसका भी सामान लूट लिया गया। फोरेंसिक जांच से पता चला कि चार्ल्स की बॉडी भले डेविड की डेड बॉडी मिलने के बाद मिली हो, लेकिन उसकी यानी चार्ल्स की मौत 1 दिन पहले ही हो गई थी। फ्लोरिडा से डेड बॉडीज मिलने का यह सिलसिला आने वाले कई महीनों तक चलता रहा, लेकिन पुलिस को किसी भी केस में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। पुलिस भी सुराग ढूंढकर हैरान परेशान होने लगी, लेकिन सफलता मिल नहीं रही थी। फिर कुछ दिनों बाद एक सुराग मिला। 4 जुलाई 1990 की तारीख थी। कुछ लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर बताया कि उन्होंने 2 महिलाओं को एक कार को सड़क किनारे ठिकाने लगाते हुए देख लिया। पुलिस मौके पर पहुंची, कार को जब्त किया। जांच हुई तो पता चला कि यह गाड़ी 65 साल के एक ईसाई मिशनरी पीटर की है। हालांकि पुलिस पीटर तक कभी नहीं पहुंची। उसका क्या हुआ ये आज तक पता नहीं है। एक के बाद एक इतने मर्डर और कातिल का कोई सुराग नहीं। पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। जल्दीबाजी में फ्लोरिडा पुलिस की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। सीनियर डिटेक्टिव और ऑफिसर्स ने हिस्सा लिया इसमें और तय किया कि कुछ भी करके कातिल को पकड़ना ही है। जांच पड़ताल चली रही थी कि एक और मर्डर की खबर आई। इस बार मरने वाले का नाम ट्रॉय बर्रेस था। उम्र 50 साल और पेशे से सेल्समैन। इसकी मौत भी उसी पैटर्न में हुई थी। सीने पर 2 गोलियां मारी गईं और एक गोली सीधे ट्रॉय के फेफड़ों को चीरते हुए निकल गई। फ्लोरिडा में मौतों की खबरें धीरे धीरे देश के बाहर दुनिया में भी फैली। देश विदेश की मीडिया का ध्यान फ्लोरिडा की तरफ गया। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनने लगी। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एक्टिव हुई। इसके बाद जांच पर जांच चली, लेकिन सफलता नहीं हुई। मामला इतना सीरियस हो गया कि इलाके में कोई भी कार या बाइक चोरी होती तो एक्सट्रीम इमरजेंसी के साथ जांच की जाती। अगर घटना आज के समय की होती तो कातिल कहीं से
सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता, लेकिन उस समय ऐसा कुछ था नहीं। कई सजा याफ्ता अपराधियों से पूछताछ की गई, लेकिन सुराग नहीं मिला। छानबीन अभी चली रही थी कि 12 सितंबर 1990 को एक और लाश मिली। 2 लड़के अपनी साइकिल से जा रहे थे। कुछ देर सुस्ताने के लिए सड़क किनारे रुकते हैं, आराम करते हैं। तभी उनमें से एक ने एक बूढ़े आदमी को घास पर लेटे हुए देखा। पास जाकर देखा तो पता चला कि उस आदमी को गोली लगी है और वो मर चुका है। वो कोई और नहीं, 56 साल के रिटायर्ड पुलिस चीफ डिक हम्फ्री थे। उनकी मौत भी गोली लगने से ही हुई। उनके सिर और धड़ में 6 गोलियां लगी थी। बैक टू बैक इतनी हत्याएं, लेकिन कातिल का अभी तक कोई सुराग नहीं। लेकिन कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका मिल जाता है। इस मामले को लेकर कई दिनों से 2 डिटेक्टिव 2 औरतों का पीछा कर रहे थे। हत्याओं का शक इन्हीं महिलाओं पर था, लेकिन जब तक पुलिस उस महिला को गिरफ्तार करती, उन महिलाओं को, तब तक एक और कत्ल हो गया। मरने वाले वॉल्टर जेनो एंटोनियो, एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर। इनकी लाश नग्न अवस्था में नवंबर 1990 को डिक्सी काउंटी के एक जंगल में मिली। मौत की वजह सिर में 4 गोलियां। मौतों का सिलसिला जारी रहा। इस बीच 6 दिसंबर को महिलाएं एक पॉन शॉप में दिखी, जहां उन्हें कैमरा बेचते हुए देखा गया। पॉन शॉप वो दुकान होती है जहां किसी चीज़ को गिरवी रखकर पैसे लिए जा सकते हैं। अगर वो व्यक्ति पैसे नहीं चुकाता है तो दुकानदार उस सामान को बेच सकता है आगे। अब अमेरिका में एक नियम है कि अगर कोई दुकानदार किसी से सामान खरीदे, है ना, पॉन शॉप की बात हो रही, तो साथ में उसे बिल भी लेना होता है। सामान बेचने वाले के पास अगर जिस चीज़ को वो बेच रहा है उसका बिल नहीं है, तो उसे दुकान के लेटर हेड पर अपने इनिशियल्स देने होते हैं, डिटेल्स देनी होती हैं। उन 2 महिलाओं ने भी यही किया। लेटर हेड पर अंगूठा लगाया। कैमरा बेचने के बाद जैसे ही दोनों महिलाएं दुकान से बाहर निकली, पुलिस की एक टोली दुकान में घुसी और कैमरे को जब्त कर लिया। जांच करने पर पता चला कि यह कैमरा रिचर्ड का था, जिनकी सबसे पहले हत्या हुई। अब पुलिस का शक यकीन में बदला। फिर आखिरकार इस खूनी खेल को ख़त्म करने का टाइम आया। पुलिस वाले उन महिलाओं का पीछा करते हुए एक बार में पहुंचे, द लास्ट रिजॉर्ट। जिन 2 महिलाओं पर शक था, उनमें से एक उसी बार में शराब पी रही थी। पुलिस वाले दूसरी साथी का इंतज़ार करने लगे। ये इंतज़ार पूरी रात चला। सुबह के करीब 9 बजे दूसरी महिला भी आई। इससे पहले कि वो आपस में मिलती, पुलिस की एक टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों महिलाएं रातों रात सुर्खियों पर छा गईं। उनके नाम के चर्चे हुए। एक की पहचान 34 साल की आइलीन वुरनोस और दूसरे की पहचान 36 साल की टायरा मूर के रूप में हुई। इनमें से आइलीन सभी कत्लों की आरोपी थी। पुलिस ने आइलीन से पूछताछ की। उसने 3 घंटे में ही सभी हत्याओं की बात कबूल कर ली। ये भी बताया कि उसने हत्याओं को कैसे अंजाम दिया, लेकिन आइलीन कोई सीधी सादी आरोपी नहीं थी। दूसरे दिन जब पुलिस ने फिर से आइलीन से पूछताछ की तो उसने पूरी कहानी बदल दी, सिवाय इसके कि उसने ही उन 7 आदमियों की जान ली थी। आने वाले कई दिनों तक ऐसा चला। जितनी बार पूछताछ होती, उतनी बार कोई अलग कहानी आती। इंटरोगेशन के दौरान पुलिस ने नोटिस किया कि आइलीन को अचानक गुस्सा आ जाता और कुछ ही देर में वो नॉर्मल भी हो जाती। पुलिस ने 3 साइकियाट्रिस्ट की मदद ली। पता चला कि आइलीन मानसिक रूप से बीमार है और उसे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और उसे मर्दों से सख्त नफरत है। इतनी नफरत कि हेट्रोसेक्सुअल होते हुए भी उसने टायरा मूर नाम की महिला से शादी की थी। इस आइलीन का जन्म 29 फरवरी 1956 को रोचेस्टर मिशिगन में हुआ था। पैदाइश के 2 साल बाद उसके छोटे भाई कीथ का जन्म हुआ। हालांकि आइलीन का बचपन किसी आम बच्चे से बिल्कुल उलट था। कुछ दिन बाद ही उसके पिता 7 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के आरोप में गिरफ्तार हो गए। लगभग साबित हो गया कि उन्होंने ही कत्ल किया। फिर उन्होंने जेल में आत्महत्या कर ली। जब आइलीन की मां डियान को यह खबर मिली तो उन्होंने अपनी 7 साल की बेटी और 5 साल के कीथ को दादा दादी के पास छोड़ा और चली गई। दरअसल डियान की शादी लियो से तब हुई जब वो महज 14 साल की थी। सामने पूरी ज़िंदगी थी और अपने पति की वजह से उसे समाज में काफ़ी अपमान झेलना पड़ रहा था। डियान ने खुद को इस रिश्ते से अलग किया, लेकिन उसका ये फैसला 9 लोगों की ज़िंदगियों को प्रभावित करने वाला बन गया। दरअसल लियो के माता पिता यानी आइलीन के दादा दादी का व्यवहार सामान्य नहीं था। गुस्सैल स्वभाव के थे दादा दादी, शराबी थी। अक्सर आइलीन और उसके छोटे भाई कीथ को गुस्से में बेल्ट या लकड़ी के चाबुक से पीटते। इतनी भयानक मार पड़ती कि आइलीन की पीठ पर गहरे निशान छूट जाते। स्कूल में वे बच्चे अक्सर उसे बुली करते थे। कोई दोस्त नहीं था उसका। आइलीन का बस एक ही सहारा था, उसका छोटा भाई कीथ। आइलीन की मासूमियत बहुत जल्दी छिनी। महज 11 साल की उम्र में उसने सिगरेट पीना शुरू किया। उसकी उम्र के दूसरे बच्चे जहाँ खेल और पढ़ाई में व्यस्त होते, उस समय आइलीन
चंद पैसों के लिए पड़ोस के लड़कों के साथ तालाब में बिना कपड़ों के तैरा करती। उसकी ज़िंदगी की त्रासदी का दायरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा। 14 साल की उम्र में आइलीन के दादा के दोस्त ने रेप किया उसका, प्रेग्नेंट हुई। 6 महीने बाद जब आइलीन की दादी को ये बात पता चली तो बच्चे के जन्म के बाद दादी ने आइलीन और कीथ को घर से बाहर निकाल दिया। दोनों भाई बहन बेघर हो गए, दर दर भटकते रहे, जहाँ रात गुजारने को मिल जाए वहीं सो जाया करते। कुछ साल यूँ ही बीते। आइलीन ने पैसों के बदले दूसरे काम किए। अब वो पैसे लेकर प्रोस्टिट्यूट की तरह भी काम करने लगी, जिसकी वजह से आइलीन स्कूल और कॉलेज में बदनाम हुई। लोग उसे अक्सर धंधे वाली कहकर चिढ़ाया करते। वो सब कुछ सहती रही, मगर कुछ सालों बाद ही उसके भाई कीथ की कैंसर से मौत हो गई। आखिरी सपोर्ट सिस्टम चला गया लाइफ से। आइलीन के पास अब रोचेस्टर में रुकने की कोई वजह नहीं बची। उसने हिच हाइकर बनने का फैसला किया। हिच हाइकर यानी बंजारा आप कह सकते हैं, जहाँ से भी लिफ्ट लेके लोग आगे बढ़ते हैं। रोचेस्टर छोड़ने के 4 साल बाद तक वो प्रोस्टिट्यूट के तौर पर काम करती रही। फिर उसने शादी करने का फैसला किया। उसने 69 साल के लेविस ग्राट्स फॉल से शादी की। लेविस एक अमीर आदमी था, यॉट क्लब का प्रेसिडेंट था, लेकिन ये शादी महज 9 हफ्तों में टूट गई। कारण आइलीन का गुस्सैल स्वभाव, शराब पीकर लोगों से लड़ना, ड्रग्स पर पैसे उड़ाना। तलाक के बाद आइलीन को एहसास हुआ कि शायद कोई भी आदमी उसके लिए सही नहीं है। इस दौरान उसने एक दिन लोकल हथियारों की दुकान से एक .22 बोर की बंदूक खरीदी, 22 बोर जिसको बोलते हैं, और बंदूक दिखाकर राह चलते लोगों को लूटने लगी। बस यहीं से उसकी ज़िंदगी में अपराध का सिलसिला शुरू हुआ। 1974 में आइलीन को नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए अपनी बंदूक को हवा में लहराने और चोरी के जुर्म में कई महीने जेल में गुजारने पड़े। 1976 में उस पर मिशिगन के एक बार में बारटेंडर पर हमले, मारपीट और शांति भंग करने का इल्ज़ाम लगा, जेल जाना पड़ा। 1981 में फ्लोरिडा में एक स्टोर को लूटने के आरोप में उसे 14 महीने के लिए जेल हुई। 1983 में आइलीन को फिर से मायामी में कार लूटने और गिरफ्तारी का विरोध करने के जुर्म में 3 साल के लिए जेल जाना पड़ा। आइलीन जितने भी क्राइम कर रही थी उनमें एक चीज़ कॉमन थी। हर बार अपराध करने के बाद आइलीन शहर बदलती, अपने अतीत से भाग रही थी। वो भले एक शहर से दूसरे शहर भागती रही, लेकिन अंधेरे ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आइलीन की ज़िंदगी में कई मोड़ आए, लेकिन एक बड़ा बदलाव तब हुआ जब उसकी मुलाकात टायरा नूर से हुई। दोनों की ज़िंदगी दर्द भरी थी और यही दर्द उन्हें करीब भी ले आया। अब टायरा एक लेस्बियन थी, तो आइलीन ने कहा कि मैं भी लेस्बियन हूँ। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और धीरे दोनों मिलकर छोटे मोटे अपराध भी करने लगे। फिर 1989 का साल आया, जो आइलीन की ज़िंदगी का सबसे बुरा साल साबित हुआ। उस साल आइलीन ने रिचर्ड नाम के एक व्यक्ति को फ्लोरिडा के हाईवे नंबर 75 पर सेक्स वर्क के लिए रोका। लेकिन जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में बताया, आइलीन की रिचर्ड के साथ पेमेंट के चक्कर में बहस हुई, उसे मार डाला और नग्नावस्था में छोड़कर चली गई। ये पहला कत्ल था। इसके बाद आइलीन ने कई लोगों की हत्या की। हत्या के बाद मौके से भागने में इतनी धुरंधर हो गई कि पुलिस को उससे पकड़ने में नानी याद आ गई। लेकिन आखिरकार आइलीन से एक चूक हो गई। आइलीन और उसकी पार्टनर एक कार को जंगल में छिपा रहे थे। जब लोगों ने देख लिया, पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने कार से फिंगरप्रिंट लिए और उन्हें जब पुराने क्रिमिनल डेटाबेस से मिलाया गया तो आइलीन का नाम सामने आया। हालांकि पुलिस को उसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले, इसलिए तुरंत गिरफ्तार नहीं हुई। आइलीन की गिरफ्तारी के महज 1 साल के भीतर उसे रिचर्ड की हत्या के मामले में मौत की सज़ा दी गई। 31 जनवरी 1992 को 12 सदस्यीय जूरी ने केवल 2 घंटे की बातचीत के बाद आइलीन को मौत की सज़ा सुनाई। उसे 6 हत्याओं को दोषी ठहराया गया। तय हुआ कि इलेक्ट्रिक कुर्सी पर बिठाकर मौत दी जाएगी, इलेक्ट्रिक चेयर। मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद भी आइलीन के मसले पर चर्चा चलती रही। पूरे 10 साल तक लोग बहस करते रहे कि क्या उसकी मौत की सज़ा सही है या नहीं। कई लोग समर्थन में आए, कई लोग उसका केस फ्लोरिडा की हाई कोर्ट में लेकर गए, यहाँ तक कि राष्ट्रपति से भी दया की अपील की गई, लेकिन फैसले में बदलाव नहीं हुआ। उसकी सज़ा बदलवाने का एकमात्र बचाव था कि उसे मानसिक रूप से बीमार साबित किया जाए। राज्य के विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बर्नार्ड ने कोर्ट में गवाही दी कि आइलीन बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बीमारी इतनी गंभीर नहीं है कि मौत की सज़ा से बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि बीमारी का स्तर केवल 30% है, ऐसे में मौत की सज़ा दी जा सकती है। अंत में फैसला सुनाया गया कि 9 अक्टूबर 2002 को आइलीन को लीथल इंजेक्शन देकर मौत की सज़ा दे दी जाए। जब ये खबर फैली तो पूरे अमेरिका में सनसनी मच गई। कई मीडिया हाउसेस ने केस से जुड़े लोगों को मोटी रकम दी ताकि वो उनके चैनल पर आकर आइलीन के बारे में बात कर सकें। इसमें आइलीन के वकील, विपक्षी वकील, टायरा नूर, डिटेक्टिव पुलिस और जूरी के सदस्य सब शामिल थे। आखिरकार 9 अक्टूबर 2002 को आइलीन को लीथल इंजेक्शन देकर मौत की सज़ा दी गई।
और उसकी कहानी का अंत हो गया। लेकिन उसकी ज़िंदगी और उसकी हत्याओं के पीछे के सवाल आज भी लोगों के जहन में ज़िंदा हैं कि क्या उसे इंसाफ मिला। आज का तारीख यहीं पर पूरा होता है। इसे लिखा था हमारे साथी मनोज राजपुरोहित ने और जतिन ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।